सो हेलो एवरीबॉडी, अब आ जाओ हम लोग पढ़ेंगे एनवायरनमेंट का सेकंड पार्ट। ठीक है, इस पार्ट पे हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस पार्ट पे हम लोग ध्यान देंगे वेस्ट मैनेजमेंट पे, हम लोग ध्यान देंगे हाउसिंग क्राइटेरियाज पे, कुछ पॉइंट लाइट से जुड़ी हुई, नॉइज से जुड़ी हुई और रेडिएशन से। ठीक है, सारे पॉइंट्स जो आपके लास्ट मिनट रिविजन के लिए ज़रूरी है वो हम लोग कवर करेंगे इस पार्ट में। तो शुरू कर। अब रेफ्यूज मतलब क्या है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट। तो जब हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट की बात करेंगे, दो चीज़ें हमें इसमें पढ़ने की ज़रूरत है, एक है रिफ्यूज और एक है सीवेज। रिफ्यूज मतलब किसका बात कर रहे हैं अभी हम लोग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ओके, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अब देखो, जो भी कूड़ा होता है ना, मतलब इन अ टर्म मतलब सॉलिड वेस्ट कूड़ा कहते हैं उसको। ठीक है, अब वो काफ़ी जगहों से निकलता है, घरों से निकलेगा, स्ट्रीट से निकलेगा, फैक्ट्री से निकलेगा। डोमेस्टिक रिफ्यूज पे एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, जो कचरा घर से निकल रहा है, सॉलिड वेस्ट जो घर से निकल रहा है, डोमेस्टिक रिफ्यूज। ठीक है, ये इसको हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं गार्बेज में। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं गार्बेज में, इसको डिवाइड करते हैं रबिश में, और इसको डिवाइड करते हैं ऐश में। ठीक है, गार्बेज को क्या बोलते हैं, गार्बेज क्या है एवरीबॉडी, गार्बेज है प्रोसेस्ड फूड वेस्ट फ्रॉम किचन। ठीक है, प्रोसेस्ड फूड वेस्ट फ्रॉम किचन, किचन से जो कचरा निकलेगा, प्रोसेस्ड फूड वेस्ट, वो है गार्बेज। रबिश क्या है, रबिश हो गया जैसे कोई पेपर हो गया, जैसे कोई प्लास्टिक हो गया, जैसे कोई मेटल हो गया, जो भी झाड़ू में बेसिकली निकलता है। ऐश क्या होता है, स्मोक होता है। ठीक है, हो सकता है ये आ जाए, बट इससे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, सॉलिड वेस्ट को किन तरीकों से डिस्पोज करते हैं। ठीक है, तो आ जाओ, सारे तरीके देखो, नाम पता होना है लास्ट मिनट रिविजन के लिए। डंपिंग, कंट्रोल टिपिंग या सैनिटरी लैंडफिल, इंसिनरेशन, कॉम्पोजिटिंग, मैन्योर पिट्स, बैरियर। आप सबके बारे में कुछ 1 और 2 गोल्डन लाइंस पढ़ेंगे जो एग्जाम में आता है और आ सकता है। सबसे पहले आ जाओ डंपिंग। डंपिंग क्या है गाइस, सबसे अनसैटिस्फैक्टरी मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल है। ठीक है, क्या है, मोस्ट अनसैटिस्फैक्टरी मेथड। ओके, मोस्ट अनसैटिस्फैक्टरी मेथड किसका है, मोस्ट अनसैटिस्फैक्टरी मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। क्यों सबसे अनसैटिस्फैक्टरी मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल है, क्यों, क्योंकि घर के बाहर जाके कूड़ा अगर आप डंप कर दोगे, वो इट विल बिकम अ साइट ऑफ न्यूसेंस, फ्लाइज, सारे कीड़े मकोड़े उसके पास होंगे। सो मोस्ट अनसैटिस्फैक्टरी मेथड। सेकेंड, कंट्रोल टिपिंग या सैनिटरी लैंडफिल। याद रखना, ये सबसे सैटिस्फैक्टरी मेथड है। ठीक है, मोस्ट सैटिस्फैक्टरी मेथड किस चीज़ का है, मोस्ट सैटिस्फैक्टरी मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल है, सबसे अच्छा मेथड है ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, सबसे सैटिस्फैक्टरी। और इसको हम लोग अचीव करते हैं 3 तरीके से, और इस पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अभी देखना, एक होता है ट्रेंच मेथड, ठीक है, एक होता है रैंप मेथड, और एक होता है एरिया मेथड। ठीक है, अब सबके बारे में 1-2 पॉइंट देखते हैं। पहला आ जाओ, सो क्या क्या नाम है, नाम रिपीट करो, ट्रेंच मेथड, रैंप मेथड, एरिया मेथड। ठीक है, अब सबके बारे में कुछ पॉइंट्स देखेंगे। ट्रेंच मेथड, ट्रेंच मतलब एक गड्ढा होता है। सो ट्रेंच मेथड इज चोजन जहां पे हमारे पास लेवल ग्राउंड हो, जमीन हो, लेवल्ड, ओके, प्लेन ग्राउंड हो। लॉन्ग ट्रेंच 2 to 3 मीटर डीप डिग किया जाता है और 4 to 12 मीटर्स वाइड कंस्ट्रक्ट किया जाता है। रेफ्यूज इज कॉम्पैक्टेड एंड कवर्ड विथ एक्सकवेटेड अर्थ। इसका मतलब क्या है, ये देखो, इससे समझ पाओगे। ये है इमेज ट्रेंच का। क्या क्या, हमने एक गड्ढा खोदा और इसमें ये लॉरी से जितना भी सॉलिड वेस्ट था इस पे डंप हुआ, एंड ये जो मिट्टी निकली थी वापस, इसको बोलते हैं एक्सकवेटेड अर्थ, इसी से कवर कर दिया। तो इसमें क्या होगा, सारे ऑर्गेनिजम्स काम करने लगेंगे। ठीक है, एरोबिक एनारोबिक प्रोसेस शुरू हो जाएगा, एंड फाइनली एक एंड प्रोडक्ट निकलता है सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का। उसको क्या बोलते हैं, एंड प्रोडक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। क्या बोलते हैं उसको, एंड प्रोडक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। एंड प्रोडक्ट जो निकल के आता है ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, उसको बोलते हैं मैन्योर। ओके, और ये मैन्योर किस में यूज होती है गाइस, फार्मिंग में। सो कोई भी तरीका इंडिया में जो मैन्योर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का है, जो मैन्योर नहीं जनरेट कर रहा है, वो इंडिया में प्रेफर नहीं होगा। ठीक है, अब ट्रेंच मेथड में एक क्वेश्चन आता है जो कि बहुत ज़रूरी है। फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ 10,000, ठीक है, अगर मेरे पास एक 10,000 का पॉपुलेशन है तो हमको कितना डीप ट्रेंच डिग करना है। अ 2 मीटर डीप ट्रेंच इज डग। ओके, अ 2 मीटर डीप trench is dug. Okay, a 2 meter deep trench is dug, जिसके लिए we require 1 acre of land per year. ठीक है, 1 acre of land चाहिए per year.
ठीक है। एक पॉपुलेशन जो कि 10,000 का है, उसके लिए हमें कितना मीटर डीप ट्रेंच डिग करना है, 2 मीटर, और उसके लिए हमको कितना एकड़ लैंड चाहिए, 1 एकड़ ऑफ लैंड पर ईयर, ठीक है। ये होता है ट्रेंच मेथड। हाँ, एक दिक्कत है थोड़ा सा इसके साथ कि ये बहुत महंगा होता है, कॉस्टली होता है, बट ये है बहुत अच्छा तरीका, ठीक है। फिर आज मतलब इट्स वन ऑफ द बेस्ट वेज टू डिस्पोज सॉलिड वेस्ट। ओके, की पॉइंट मैंने लिख दिया, 1 एकड़ ऑफ लैंड पर ईयर रिक्वायर्ड फॉर 10,000 पॉपुलेशन टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रेंच 2 मीटर इन डीप, ठीक है। अब आ जाओ रैंप मेथड और एरिया मेथड। रैंप मेथड में क्या लिखा हुआ है, मॉडरेटली स्लोपिंग ट्रेन। बेसिकली रैंप मेथड होता है हिली एरियाज के लिए, ठीक है। एरिया मेथड क्या होता है ना, जो भी लैंड जो कि डिसयूज्ड हो गया है या कहीं पे भी ऑलरेडी गड्ढा खुदा हुआ है, लैंड डिप्रेशन, डिसयूज्ड क्वारीज, क्ले पिट्स आर फिल्ड विथ रिफ्यूज, ये बहुत कॉमनली यूज होता है, ठीक है। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टेक्निक्स है सॉलिड वेस्ट डिस्पोज करने के लिए। हमें ट्रेंच को करना नहीं पड़ेगा, जैसे ट्रेंच मेथड में हमें ट्रेंच बनाना पड़ता है तो उसमें पैसे लगते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑलरेडी जो लैंड्स हैं जहाँ पे गड्ढे खुदे हुए हैं, ठीक है, डिसयूज्ड क्वारीज हैं, उनको हम यूज कर रहे हैं सॉलिड वेस्ट डंप करने के लिए। तो ये बहुत कॉमन टेक्निक है, इनफैक्ट इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन। द ओनली प्रॉब्लम है क्योंकि गड्ढे पहले से खदे हुए ना, तो हमें बाहर से सप्लीमेंटल अर्थ लाना होता है, मतलब बाहर से मिट्टी लानी होगी उसको कवर करने के लिए, ठीक है। सो दीज आर कंट्रोल टिपिंग और सैनिटरी लैंडफिल। इससे जुड़े हुए सवाल आते हैं गाइस। तीसरा आ जाओ इंसिनरेशन। इंसिनरेशन क्या होता है, जलाना होता है, राइट, बर्न द वेस्ट। बेसिकली ये क्या है, हाई टेम्परेचर ड्राई ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है। हाई टेम्परेचर ड्राई ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या है, हाई टेम्परेचर ड्राई ऑक्सीडेशन प्रोसेस। कूड़े को जला दो, सॉलिड वेस्ट को जला दो। अब इसमें दिक्कत क्या होगा, अगर मैंने सॉलिड वेस्ट जला दिया, हमें क्या नहीं मिलेगा, मैन्योर नहीं मिलेगा, और कोई भी टेक्निक जो मैन्योर नहीं देगा वो प्रेफर्ड नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, manure is not generated, okay, manure is not generated, hence not preferred in India as a method of solid waste disposal, not preferred in India। फार्मिंग में यूज नहीं कर पाएंगे तो not preferred in India। बट कहाँ कब यूज करना पड़ेगा, मेथड ऑफ चॉइस टू डिस्पोज ऑफ वेस्ट व्हेन लैंड इज नॉट अवेलेबल। मान लो जमीन ही ना हो कूड़ा डंप करने के लिए, कवर करने के लिए, सैनिटरी लैंडफिल के लिए, ट्रेंच बनाने के लिए जमीन ही ना रहे, तब ऑब्वियसली इंसिनरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ कॉम्पोजिटिंग। कॉम्पोजिटिंग साथ न्यूमोनिक याद रखोगे, CBI, ठीक है। अब ये है एक इंटीग्रेटेड मेथड रेफ्यूज, सॉलिड वेस्ट एंड नाइट सॉइल को डंप करने का। ये 2 तरीके से अचीव होता है। B हो गया मेरा बैंगलोर मेथड, ओके, B से हो गया बैंगलोर मेथड, और I से क्या हो गया, इंदौर मेथड, ठीक है। अब जो ये बैंगलोर मेथड है ये किस पे रिलाई करता है, एनारोबिक प्रोसेस, ओके, एनारोबिक हॉट फॉर्मेंटेशन, और इंदौर मेथड एरोबिक। एक बार पूछा था, बैंगलोर मेथड रिलाइज ऑन एनारोबिक प्रोसेस। बट ये जो टेक्निक है कॉम्पोजिटिंग, क्या ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए है, नहीं, दिस इज नॉट प्रेफर्ड जहाँ पे भी पॉपुलेशन 1 लाख से ऊपर है। 1 लाख से कम के लिए क्वेश्चन आ जाएगा, एनी मेथड ऑफ चॉइस फॉर डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट फॉर अ पॉपुलेशन बिलो 1 लाख, यू कैन गो फॉर कॉम्पोजिटिंग, ओके। बिगर पॉपुलेशंस के लिए हमें वो ट्रेंच मेथड्स एंड वही सब यूज करने होंगे, कंट्रोल टिपिंग या सैनिटरी लैंडफिल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ मैन्योर पिट्स। मैन्योर पिट्स कहाँ पे किया जाता है, रूरल एरियाज में। इफेक्टिव, सिंपल एंड सूटेबल इन रूरल एरियाज। गार्बेज, कैटल डंग, स्ट्रॉ एंड लीव्स डंप्ड इनटू मैन्योर पिट्स एंड कवर्ड विद अर्थ आफ्टर ईच डेज डंपिंग। क्वेश्चन पूछेगा कि विलेजेस में कितने पिट्स लोग अपने घरों के पीछे बनाते हैं, 2 पिट बनाते हैं, और इनको they get converted, मैन्योर बनने में 5 से 6 महीने तो लगता ही है। They get converted into manure in 5 to 6 times, fix 6 months and they are returned to the field, okay। अब याद रखना इसके लिए बज़वर्ड क्या है, रूरल एरिया, क्या बनाएंगे, मैन्योर पिट। लास्ट, अगर मान लो हम लोग कैंपिंग गए तो किस तरीके से सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करना है, वहाँ छोड़ के तो आना नहीं है। एक ट्रेंच बनाना है कम से कम 2 मीटर डीप और एक्सकवेटेड एंड एंड ऑफ ईच डे रेफ्यूज इज कवर्ड, ठीक है, उसको बंद कर दो। बट इसमें एक कैच है, अगर सिर्फ 200 लोग हैं, फॉर एवरी 200 पर्सन, ये आ सकता है एज एन MCQ, ट्रेंच कितना लेंथ का भी चल जाएगा, 1 मीटर इन लेंथ, और वो कितने दिन में फिल होगा, 1 वीक, ठीक है। फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ 200 कितना डीप ट्रेंच बन सकता है, 1 मीटर भी बिल्ड हो सकता है, और वो कितने दिन में फिल हो जाएगा गाइस, 1 वीक, मतलब 7 days,
ठीक है। दीज आर मेथड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। सबसे पहले डंपिंग, मोस्ट अनसैटिस्फैक्ट्री। फिर कंट्रोल टिपिंग या सैनिटरी लैंडफिल, सबसे अच्छा है, उसको अचीव कर रहे हैं ट्रेंच मेथड से, रैंप मेथड से, एरिया मेथड से, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा CBI, कॉम्पोजिटिंग, बैंगलोर इंडोर, जहाँ पे भी पॉपुलेशन 1 लाख से कम है वो कर सकते हैं। मैन्योर पिट्स कहाँ बनाएंगे? विलेजेस में, रूरल एरियाज में 2 पिट बनेंगे। बरियल कहाँ पे किया जा सकता है? कैंप्स में, ठीक है। गॉट इट एवरीबडी? ये था सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। अब आ जाओ सीवेज। सीवेज पे सवाल बनते हैं, आपको कुछ सवाल भी मैं दिखाऊंगी रिवाइज करने के लिए। पहले तो सीवेज होता क्या है? सीवेज होता है गाइस लिक्विड वेस्ट। लिक्विड वेस्ट विथ व्हाट? सीवेज इज व्हाट? लिक्विड वेस्ट विथ एक्सक्रीटा, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि लिक्विड वेस्ट ओके विदाउट एक्सक्रीटा, इसको क्या बोलते हैं? सो लिक्विड वेस्ट विदाउट एक्सक्रीटा गाइस, इसको क्या बोलते हैं? सलेज। सीवेज क्या है? लिक्विड वेस्ट विथ एक्सक्रीटा। और इसका कॉम्पोजिशन क्या है एवरीबडी? इसका कॉम्पोजिशन क्या है? इसका कॉम्पोजिशन है 99.9% पानी, ओके, प्लस 0.1% सॉलिड आता है। दूसरा जो एक सवाल इससे निकल के आता है, सीवेज के स्ट्रेंथ को कैसे मेजर किया जाता है? तो आ जाओ, स्ट्रेंथ ऑफ सीवेज। स्ट्रेंथ ऑफ सीवेज को 3 वे में मेजर कर सकते हैं। एक BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, एक COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और एक है सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ठीक है। क्या है? सस्पेंडेड पार्टिकल्स। इन 3 फॉर्म में इसको मेजर किया जाएगा। सबसे पहले आ जाओ BOD, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अब्सॉर्ब्ड बाय अ सैंपल ऑफ सीवेज ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड, mostly 5 days at a specified temperature of 20 degree for aerobic destruction। पहले हमेशा सीवेज में aerobic destruction की बात कर रहे हैं, और use of organic matter by living organisms। मतलब सीवेज में भी organisms एक्ट करने लगेंगे तो वो कितना ऑक्सीजन अब्सॉर्ब करेंगे उसको ट्रीट करने के लिए। ये है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब इसमें याद रखना पहला MCQ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट डन ऑन सीवेज, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और BOD के बेसिस पे नॉर्मल स्ट्रेंथ सीवेज किसको कहते हैं? नॉर्मल स्ट्रेंथ सीवेज। नॉर्मल स्ट्रेंथ सीवेज में BOD का वैल्यू कितना होता है? 100 to 300 मिलीग्राम पर लीटर। ये MCQ है। स्ट्रॉन्ग सीवेज BOD में कितना होगा? अगर BOD मोर देन 300 मिलीग्राम पर लीटर है, ये स्ट्रॉन्ग सीवेज है। वीक सीवेज क्या है? अगर BOD इज बिलो 100 मिलीग्राम पर लीटर, ये वीक सीवेज है, ठीक है। ये हो गया BOD। दूसरा एक तरीका है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसमें हम लोग क्या करेंगे? मेजर्स ऑक्सीजन इक्विवेलेंट ऑफ दैट पोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन अ सैंपल विच इज ससेप्टेबल टू ऑक्सीडेशन बाय अ स्ट्रॉन्ग केमिकल ऑक्सीडाइजर। जो बहुत सारे केमिकल्स होते हैं ना सीवेज में, तब हम लोग COD से कैलकुलेट करते हैं, स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हैं। इसमें कौन सा केमिकल यूज हो सकता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये आ सकता है एक्सपेक्टेड MCQ, पोटेशियम डाइक्रोमेट। फिर तीसरा आ जाओ सस्पेंडेड पार्टिकल्स, सस्पेंडेड सॉलिड्स, ठीक है। सस्पेंडेड सॉलिड्स के बेसिस पे नॉर्मल स्ट्रेंथ सीवेज का कितना है? सस्पेंडेड सॉलिड्स के बेसिस पे नॉर्मल स्ट्रेंथ इज 100 to 500 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सीवेज किसको बोलेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड। जब सस्पेंडेड सॉलिड स्ट्रॉन्ग सीवेज बोलेंगे जब सस्पेंडेड सॉलिड कितना हो जाएगा? मोर देन 500 मिलीग्राम पर लीटर। एंड वीक सीवेज किसको बोलेंगे? वीक सीवेज बोलेंगे जब सस्पेंडेड सॉलिड्स इज लेस देन 100 मिलीग्राम पर लीटर। आपको पता होना है BOD का वैल्यू, सस्पेंडेड सॉलिड का वैल्यू आता है एग्जाम में, ठीक है। तो सीवेज की डेफिनेशन हो गई, कॉम्पोजिशन हो गई, स्ट्रेंथ हो गई। ऑब्वियसली नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा ट्रीटमेंट, बट उसके पहले कुछ की पॉइंट्स देखो। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट डन ऑन सीवेज, BOD। Most practical method for determining organic load with waste that contains toxic substances, chemicals, COD, ठीक है। Most efficient method to reduce organic matter in sewage, पहले क्या है? aerobic process। Highly concentrated sewage के लिए कौन सा प्रोसेस यूज होगा? anaerobic process, ठीक है। These are all one liners, but ये MCQ बन के एग्जाम में आ सकते हैं, तो हमें उसके लिए तैयार रहना है। अब आ जाओ सीवेज डिस्पोजल। सीवेज डिस्पोजल गई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से किया जाता है। अब इसमें एक प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, अदर मेथड्स होता है। सो प्राइमरी ट्रीटमेंट में गाइस SGS याद रखना, SGS। S मतलब पहला वाला स्क्रीनिंग, बड़े बड़े फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स को हटाएंगे। फिर क्या है? G, ग्रिट। ग्रिट मतलब
हैवी सॉलिड जैसे सैंड वगैरह जो हो गए उनको हटाएंगे। फिर सेडिमेंटेशन, ये सेडिमेंटेशन चेम्बर में जाता है जिसमें 5 to 7 days रहता है। लाइट सस्पेंडेड पार्टिकल्स हटते हैं, ठीक है। दिस इज योर प्राइमरी ट्रीटमेंट। SGS नाम पूछ सकते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट में कौन से तरीके यूज होते हैं। फिर आ जाओ सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में कौन सा प्रोसेस चल रहा है, एरोबिक ऑक्सीडेशन, एरोबिक प्रोसेस चल रहा है। इसको अचीव करने का 2 तरीका है। ट्रिकलिंग फिल्टर से कर सकते हैं, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। कौन सा प्रेफर्ड है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस इज प्रेफर्ड, ओके, ये प्रेफर्ड है। क्यों, अभी आप देखोगे। ट्रिकलिंग फिल्टर छोटे छोटे टाउन्स के लिए होते हैं, बड़े बड़े सिटीज के लिए मेरे को एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस ही लगेगा, अभी बताएंगे क्यों। नेक्स्ट, कुछ और नाम फॉर सीवेज डिस्पोजल, व्हाट आर दी अदर मेथड्स इवन फॉर स्मॉलर एरियाज जहाँ पॉपुलेशन कम है, जहाँ पे हर जगह सीवेज पाइपलाइन तो जरूरी नहीं है ना, तो स्मॉलर एरियाज के लिए क्या है, सी आउटफॉल, रिवर आउटफॉल, लैंड ट्रीटमेंट्स, ऑक्सीवेज फार्मिंग्स, ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स, ऑक्सीडेशन डिचेस, यू हैव टू नो द नेम्स। प्राइमरी में क्या है, SGP स्क्रीनिंग, ग्रिड चेम्बर, सेडिमेंटेशन। सेकेंडरी में क्या है, ट्रिकलिंग फिल्टर, एक्टिवेटेड स्लज, और ये सारे अदर मेथड्स हो गए, ठीक है। अब आ जाओ, ये मॉडर्न सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये इमेज भी आ सकता है। स्क्रीनिंग हुआ, ग्रिड चेम्बर हुआ, सेडिमेंटेशन प्राइमरी, फिर जाएगा एरोबिक प्रोसेस में सेकेंडरी। ये अचीव होता है ट्रिकलिंग फिल्टर या एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस से, ठीक है। अब देखो कैसा दिखता है, ये है आपका ट्रिकलिंग फिल्टर, ओके। व्हाट इज दिस, दिस इज ट्रिकलिंग फिल्टर। अब याद रखना, ट्रिकलिंग फिल्टर इज अ मेथड ऑफ सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। क्या है ये, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, नॉट प्राइमरी, ये है सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, ठीक है। ये नहीं प्रेफर्ड है, इट इज नॉट प्रेफर्ड। क्यों नहीं प्रेफर्ड है, क्योंकि ये ऑक्यूपाई करता है बहुत लार्ज एरिया, इट ऑक्यूपाइज लार्जर एरियाज, और बड़े बड़े सिटीज टाउन्स में तो ये यूज नहीं हो सकता। अगर करना भी पड़ेगा तो स्मॉलर टाउन्स में। क्या होता है ना, ये देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद सारा सीवेज इस पे आ रहा है, यहाँ पे ना बहुत सारे रॉक्स होते हैं, सैंड्स होते हैं, ग्रेवल होता है, इसके ऊपर स्लाइम ऑर्गेनिजम्स ग्रो करने लगते हैं और सीवेज को ट्रीट करेंगे, ठीक है। दिस इज ट्रिकलिंग फिल्टर। बट फॉर मॉडर्न सीवेज ट्रीटमेंट, ओके, मॉडर्न मेथड ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट में हम लोग क्या प्रेफर करते हैं, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रिकलिंग फिल्टर हो चाहे एक्टिवेटेड स्लज हो, दे रिलाई ऑन विच प्रोसेस, एरोबिक ऑक्सीडेशन, दोनों एरोबिक ऑक्सीडेशन पे ही रिलाई करता है। दिस इज अ मॉडर्न मेथड ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट। हार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, मतलब आप कैसे जानोगे कि एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है, वहां पे ये क्या यूज करता है, इसको बोलते हैं एरिएशन टैंक्स, ठीक है। इट इज ट्रीटिंग द सीवेज बाय द यूज ऑफ दीज एरिएशन टैंक्स। यहाँ पे रिटेंशन पीरियड इन द एरिएशन चेम्बर्स है 6 to 8 hours। प्राइमरी ट्रीटमेंट ले रहा था 5 to 7 days, यहाँ पे कितना ले रहा है, 6 to 8 hours, ठीक है। Why is activated sludge preferred over trickling filter? Activated sludge process is suited for larger cities क्योंकि it occupies lesser area. Trickling filter को बहुत ज़्यादा एरिया चाहिए। It occupies what? Lesser area. देखो 1 acre of activated sludge plant does work of 10 acres of percolating filters. So it occupies less space and requires less space चाहिए, skilled operation चाहिए। But trickling filter किसके लिए? Small towns के लिए, easy to install है, cheaper है, ठीक है। बट मॉडर्न सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हम लोग एक्टिवेटेड स्लज लेंगे या ट्रिकलिंग फिल्टर, एक्टिवेटेड स्लज। और एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, इससे, ये क्या है, एरिएशन टैंक। ये आपका बजवर्ड होगा एग्जाम में। अगर आपको ये वर्ड दिखा एरिएशन टैंक, दैट मीन्स वी आर रेफरिंग टू एक्टिवेटेड स्लज, दैट मीन्स वी आर रेफरिंग टू सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, ठीक है। अब अदर मेथड्स आ दो। अदर मेथड्स में हमारे पास होते हैं ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स, ठीक है, ऑक्सीडेशन डिचेस, ठीक है, ऑक्सीडेशन डिचेस, ऑक्सीडेशन लगून्स, कुछ भी हो सकता है। कोई भी टेक्निक हो, पॉन्ड्स, डिचेस, लगून्स, सब रिलाई किस पे करते हैं, दे रिलाई ऑन द नेचुरल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस पे रिलाई करते हैं फॉर सीवेज डिस्पोजल, ठीक है। सो कोई भी प्रोसेस हो, ऑक्सीडेशन पॉन्ड, ऑक्सीडेशन डिचेस, ये किस पे रिलाई करते हैं, फोटोसिंथेसिस। अब देखो इसके बारे में कुछ जुड़ी पॉइंट्स। अगर आपकी छोटी कम्युनिटीज है तब ही हम यूज करेंगे ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स, ठीक है। जैसे अप टू 20,000, 1 acre of land for an oxidation ditch, 22 acres for a pond. Pond है तो ज़्यादा लगेगा। Aerated lagoons के लिए 2.5 acres. ये सारे किस प्रोसेस क्या यूज कर रहा है, फोटोसिंथेसिस। कितने पॉपुलेशन के लिए क्वेश्चन आएगा, अप टू 20,000। उसके बियॉन्ड नहीं, उसके बियॉन्ड आप ट्रिकलिंग फिल्टर्स वगैरह यूज कर सकते हो। और बिगर पॉपुलेशन सिटीज के लिए तो आप एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस यूज करोगे,
ठीक है, दैट वाज अबाउट मेथड्स ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट। बहुत बार क्या होता है गाइस, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसे मैंने बोला हर जगह है नहीं। हाउस होल्ड ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज के लिए क्या है, हाउस होल्ड ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, ठीक है, घरों के कूड़े के लिए, घरों का सीवेज के लिए, नॉट कूड़ा, सीवेज के लिए, हाउस होल्ड ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज के लिए, या छोटी छोटी कम्युनिटीज के लिए, ठीक है, स्मॉलर कम्युनिटीज के लिए हमारे पास क्या है, सेप्टिक टैंक। अब सेप्टिक टैंक में कैसे होता है, जो भी सीवेज घरों से निकलता है वो इस टैंक में जाएगा। फिर इसमें टैंक के अंदर एक प्रोसेस होता है, टैंक के अंदर जो ये प्रोसेस होता है ना, ये है एनएरोबिक डाइजेशन। ओके, एनएरोबिक डाइजेशन पूछ सकते हैं आपसे, खाना कहाँ डाइजेस्ट होता है, पेट में, इसीलिए याद रखो डाइजेशन टैंक के भी अंदर हो रहा है, एनएरोबिक। फिर आउटसाइड, ओके, आउटसाइड सॉइल में, आउटसाइड सॉइल में जो बची हुई चीज है वो निकलेगी, ये क्या कराता है, एरोबिक ऑक्सीडेशन। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउटसाइड एरोबिक प्रोसेस, एरोबिक ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसका कैपेसिटी कितना होता है, मोर देन 500 गैलन्स ऑफ सीवेज इसमें एडमिट किया जा सकता है, मोर देन 500 गैलन्स ऑफ सीवेज, ठीक है, क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट, कंटेंट्स ऑफ टैंक कब क्लीन होना चाहिए, एवरी 1 ईयर बाय प्रोसेस कॉल्ड स्लजिंग। और जो भी स्लज मतलब ये जो नीचे जो सॉलिड मटेरियल रह जाता है, इसको आप कैसे क्लीन कर लोगे, फिर बाय ट्रेंचिंग, ठीक है। सो सेप्टिक टैंक याद रखना, हाउस होल्ड ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज के लिए। ऑलराइट, एनी इनिशिएटिव जो एनवायरमेंटल सैनिटेशन, एनवायरमेंट की क्लीनलीनेस के लिए लिया जा रहा है, नंबर 1 कायाकल्प, PYQ। कायाकल्प किसके लिए है, फॉर एनवायरमेंटल सैनिटेशन, ओके, द एनवायरमेंटल सैनिटेशन के लिए, ऑलराइट, ओके, फॉर सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस इन पब्लिक हॉस्पिटल्स, जो कि कंट्रीब्यूट करेगा एनवायरमेंटल सैनिटेशन। स्वच्छ भारत फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। निर्मल ग्राम, इसमें देखना है सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस विथ सेफ वाटर सप्लाई इन विलेजेस, ठीक है, उसके लिए। ये है लोगो कायाकल्प का आया हुआ है, ठीक है, दिस इज अ PYQ। See some MCQs. All are methods of sewage disposal except river outfall, land treatment, oxidation pond. Other methods था बैंगलोर मेथड, CBI, ये किसका था, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है। What is the maximum permissible level of occupational exposure to ionizing radiation per year to the whole body of an individual as set by the International Commission of Radiological Protection? So एक रेडिएशन का क्वेश्चन कितना है, 5 rad per person per year, ओके, मैक्सिमम जो अलाउड है 5 rad per person per year रेडिएशन एक्सपोजर। ट्रिकलिंग फिल्टर, प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, सीवेज इफ्लुएंट ट्रीटमेंट, सीवेज फार्मिंग ट्रीटमेंट। सो ट्रिकलिंग फिल्टर एंड एक्टिवेटेड स्लज क्या था, secondary treatment of sewage. All right. In a remote area of the country, a gastroenteritis epidemic broke out. A community shallow well हमने suspect किया है. The doctor of the PHC had no other facility to check the quality of water except कि physically पानी को देख के बताना है. Which of the following physical parameter would indicate water pollution? Physical में क्या था? Turbidity, color, odor, ठीक है, all these things that we look at. Okay. अब BOD पानी के क्वालिटी के लिए नहीं, BOD तो स्ट्रेंथ ऑफ सीवेज के लिए है. सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो सीवेज पे किया जाता है, तो ये तो नहीं होगा. केमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी स्ट्रेंथ ऑफ सीवेज के लिए, जब सीवेज में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल है, ये भी नहीं होगा. NO2 क्या है? केमिकल है, फिजिकल तो है नहीं, तो कैसे देखेंगे? ऑलराइट, सो बच्चा क्या? टर्बिडिटी. इट्स अ फिजिकल पैरामीटर. यू कैन जस्ट लुक एट द वाटर एंड कमेंट ऑन टर्बिडिटी, और वो फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया बताने के लिए कि पानी सेफ है या नहीं. ठीक है, तो यह था वेस्ट डिस्पोजल और उससे कुछ जुड़ी सवाल. अब जो छोटे छोटे टॉपिक्स है जैसे नॉइज, लाइट और हाउसिंग, उस पर भी एक बार नजर मारते हैं. ठीक है, नॉइज से क्या क्वेश्चन बनता है? डेली एक्सपोजर ऑफ अप टू 85 डेसिबल इज द लिमिट पीपल कैन टॉलरेट विदाउट सब्सटैंशियल डैमेज टू द हियरिंग. ठीक है, 85 डेसिबल टॉलरेट किया जा सकता है. पेन के लिए कितना थ्रेशोल्ड है? 140 डेसिबल. ऑडिटरी फटीग कितने में देखने मिलता है? 90 डेसिबल. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कब रप्चर हो जाएगा? जब नॉइस अबव 160 डेसिबल आएगा. ठीक है, परमानेंट डेफनेस कब हो सकता है? रिपीटेड और कंटिन्यूस एक्सपोजर टू नॉइज अराउंड 100 डेसिबल्स. इसमें से कोई भी MCQ बन के आ सकता है गाइस एज वन लाइनर्स, तो इसको एक बार रिवाइज करके जाएंगे. चलो नेक्स्ट आ जाओ लाइट. लाइट को पढ़ने का बहुत आसान तरीका बताती हूँ. ठीक है, कैसे याद रखोगे? मान लो आप अभी पढ़ने जाते हो. जब आप पढ़ने जाते हो, आप एक कैंडल जलाते हो, या आप कोई बल्ब ऑन करते हो, या कोई इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी स्विच, कोई भी सोर्स ऑन करते हो रोशनी की. मान लो कैंडल ही जलाया.
अब कैंडल का क्या होता है गाइस, कैंडल का पावर होता है, ये कैंडल क्या एक लाइट सोर्स है, तो उसका एक पावर है, उसको क्या बोलोगे, पावर ऑफ लाइट सोर्स, या उसको क्या बोलेंगे, ब्राइटनेस ऑफ लाइट सोर्स। और पावर ऑफ लाइट सोर्स बोले चाहे ब्राइटनेस ऑफ लाइट सोर्स बोले, उसको हम किस वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, कितना इंटेंस है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब मेजर इसको किस यूनिट में करोगे, द एसआई यूनिट टू मेजर, मेजर इसको हम लोग करेंगे किस यूनिट में, कैंडेला। फिर क्या होगा गाइस, लाइट फ्लो करना शुरू करेगा। ठीक है, फ्लो, तो दिस इज फ्लो, फ्लो मतलब क्या हो गया, फ्लक्स, ल्यूमिनस फ्लक्स। इसको किस यूनिट में मेजर करेगा, ऐसा लगेगा कि एक ट्यूब से जा रहे, तो उसको क्या बोलोगे, ल्यूमिन। ठीक है, फिर ये रोशनी जैसे यहाँ पे टेबल पे गिर रही है, ये रोशनी यहाँ पे गिरेगी, इस सरफेस को क्या कर देगी, इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेशन, अमाउंट ऑफ लाइट जो सरफेस पे गिर रही है, इल्यूमिनेशन। इसको किस यूनिट में मेजर करोगे, लक्स। और फिर यहाँ से कितना रिफ्लेक्ट होके मेरी आंखों पे आ रहा है, ब्राइटनेस या इल्यूमिनेंस, अमाउंट ऑफ लाइट री एमिटेड बाय द सरफेस, री एमिटेड, उसको किस में मेजर करोगे, लैम्बर्ट। इज इट क्लियर। बट क्वेश्चन अगर कभी भी आए ना, ब्राइटनेस ऑफ अ लाइट सोर्स, वो कैंडल आए। ठीक है, फॉर सेटिस्फैक्टरी विजन एंड इल्यूमिनेशन ऑफ 15 to 20 फुट कैंडल्स इज एडिक्वेट। ओके, ये एक बार एक एग्जाम का PYQ था। ऑलराइट, जस्ट रिमेंबर दिस ऑर्डर जैसे मैंने आपको पढ़ाया। सो ल्यूमिनस फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है गाइस, फ्लक्स होता है फ्लो, तो फ्लो ऑफ लाइट, फ्लो ऑफ लाइट को किस यूनिट में मेजर करते हैं, इसको मेजर करोगे ल्यूमिन में। ठीक है, नेचुरल इल्यूमिनेशन क्या है, डे लाइट इल्यूमिनेशन इज मेजर्ड बाय डे लाइट फैक्टर। डे लाइट फैक्टर लिविंग रूम में 8% होना चाहिए, किचन में 10% होना चाहिए। PYQ। अब आ जाओ हाउसिंग स्टैंडर्ड्स, जैसे कुछ क्राइटेरियाज फुलफिल होना चाहिए, जैसे जब घर बनाओ, साइट किस साइट पे होना चाहिए, सो इट शुड बी एट अ हायर लेवल फ्रॉम सराउंडिंग्स, सबसॉइल वाटर शुड बी बिलो 10 फीट। एक चीज होता है सेटबैक, सेटबैक क्या होता है, सेटबैक इज द ओपन स्पेस अराउंड द हाउस। ओके, ओपन स्पेस जो है अराउंड द हाउस। अब अपने सोचो ये ओपन स्पेस कहाँ पे ज्यादा छोड़ सकते हैं, घरों के बाहर, रूरल एरियाज में, राइट, क्योंकि वहां जगह है। सो रूरल एरियाज में कितना है, 2/3, अर्बन एरिया में कितना है ओपन स्पेस, 1/3। ठीक है, फ्लोर स्पेस, ये भी PYQ है। हाँ, फ्लोर स्पेस 1 पर्सन के लिए 70 to 90 स्क्वायर फीट, 2 पर्सन के लिए 100 to 110 स्क्वायर फीट। ठीक है, रूफ अप टू 10 फीट, ऑल राइट, अप टू 10 फीट, मतलब 10 फीट तो होना है, फिर उसके ऊपर वॉल 9 इंच ब्रिक वॉल। Windows, living room provided with at least 2 windows with one opening directly to an open space. Windows की height कितनी होनी चाहिए, 3 feet होनी चाहिए from the ground. Windows should cover what percent of floor area, 1/5 of floor area. Windows कितना cover होना चाहिए, 1/5 of floor areas. Doors and windows together 2/5 of floor area, 2/5 of floor area. ठीक है, ये सब क्वेश्चन आता है। Cubic space, एयर स्पेस कितना मिलना चाहिए, मिनिमम 500। ओके, मिनिमम 500 क्यूबिक फीट पर कैपिटा, प्रेफर्ड कितना है, 1000, मिनिमम 500 क्यूबिक फीट पर कैपिटा चलेगा। मिनिमम नंबर ऑफ लिविंग रूम्स 2, एटलीस्ट एक बंद होना चाहिए फॉर सिक्योरिटी। लाइटिंग भी PYQ है, डे लाइट फैक्टर हाफ ऑफ द फ्लोर एरिया में मोर देन 1% पड़ना चाहिए, मोर देन 1% ओवर हाफ ऑफ द फ्लोर एरिया। वेंटिलेशन के लिए डोर्स एंड विंडोज डायगनली प्लेस्ड होना चाहिए। ठीक है, डोर्स एंड विंडोज डायगनल प्लेस्ड होना चाहिए। एयर चेंज, रेसिडेंशियल घरों में 2 to 3 एयर चेंज पर आवर, कमर्शियल एरियाज है तो 4 to 6 एयर चेंज पर आवर। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें, क्राइटेरियाज ऑफ हाउसिंग आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ठीक है, इसी में एक टॉपिक होता है ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग को असेस किया जाता है 3 क्राइटेरियाज पे। पहला होता है पर्सन पर रूम क्राइटेरिया। ओके, पर्सन पर रूम क्राइटेरिया, पर्सन पर रूम क्राइटेरिया क्या है, मतलब एक रूम पे अगर मैंने बोला मोर देन 2% तो ये क्या है, ओवर क्राउडिंग। ठीक है, 2 रूम पे अगर मैंने बोला मोर देन 3%, ओवर क्राउडिंग। ठीक है, और 3 रूम्स पे कितने परसेंट, मोर देन 5%, ये क्या है, ओवर क्राउडिंग, पर्सन पर रूम। दूसरा क्या है, फ्लोर स्पेस पर पर्सन क्राइटेरिया, फ्लोर स्पेस पर पर्सन क्राइटेरिया। अब फ्लोर स्पेस पर पर्सन क्राइटेरिया क्या है, 1%, उसको कितना स्पेस चाहिए, 70 to 90 स्क्वायर फीट। ओके, 2%, उसको कितना चाहिए, 100 to 110 स्क्वायर फीट।
ओके तो 3 क्राइटेरिया है, पर्सन पर रूम क्राइटेरिया, फ्लोर स्पेस पर पर्सन क्राइटेरिया। एक और क्राइटेरिया ओवर क्राउडिंग के लिए सेक्स सेपरेशन क्राइटेरिया। ठीक है, क्या है? सेक्स सेपरेशन क्राइटेरिया। सेक्स सेपरेशन क्राइटेरिया क्या होता है? 2 इंडिविजुअल्स more than equal to 9 years of age, not husband and wife, are obliged to sleep in the same room. ठीक है, इसको बोलते हैं overcrowding according to sex separation. Remember, infants up to 1 year are not counted and children between 1 to 10 years counted as half. ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने बोला WHO recommended standards a floor space of 90 to 100 square feet can accommodate. अब मुझे पता है एक अडल्ट के लिए 70 to 90 स्क्वायर फीट है, 2 अडल्ट के लिए 100 से 110 स्क्वायर फीट है। अब इसको गिनो, एक अडल्ट, एक चाइल्ड ऑफ 8 इयर्स कितना काउंट करोगे? हाफ। 1 to 10 इयर्स हाफ काउंट करते, 2 साल हाफ, तो टोटल कितना हो गया? 2 को कितना चाहिए? अभी देखा 100 to 110, यहाँ पे है 90 to 100। अब ये देखो, एक चाइल्ड 1 चाइल्ड ऑफ 6 इयर्स, इसको कैसा काउंट करोगे? हाफ। 6 मंथ को 0 कर लो, सो 1.5, दैट मीन्स 90 to 100। 1 को चाहिए 70 to 90, 2 को चाहिए 100 to 110, मतलब ये बीच में आ रहा है, सो दैट इज 1.5। ठीक है, दैट इज ओवर क्राउडिंग। हाउसिंग क्राइटेरिया एंड ओवर क्राउडिंग रिवाइज करके जाना ही जाना है। ठीक है, अब आ जाओ कुछ पॉइंट्स, लास्ट फ्यू पॉइंट्स अबाउट रेडिएशन। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम परमिसिबल डोज ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर फॉर ह्यूमन बींग्स कितना है? 5 रैट्स पर पर्सन पर ईयर। ये PYQ है। और दूसरा, लेड एप्रन की थिकनेस कितनी होनी चाहिए टू प्रिवेंट रेडिएशन एक्सपोजर? मोर देन इक्वल टू 0.5 mm। ठीक है, ये भी PYQ है। स्टेट रिसीविंग हायर सोलर रेडिएशन राजस्थान, मैक्सिमम सोलर रेडिएशन जो यूटिलाइज कर रहा है गुजरात। ठीक है, एंड टोटल नेचुरल रेडिएशन जो रिसीव होता है 0.1 रैट्स पर पर्सन पर ईयर। ओके, सो दैट वाज अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, जिसमें आपने पढ़ा ऑल अबाउट वेस्ट डिस्पोजल, लाइट देख लिया, नॉइज देख लिया, हाउसिंग क्राइटेरिया एंड अ फ्यू पॉइंट अबाउट रेडिएशन। ओके, डू रिवाइज इट एंड आई एम श्योर सारे क्वेश्चंस लगा पाओगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीबडी।